सुजस 30 मई शनिवार 2026। तो आपका स्वागत है। आज अब हम पढ़ते हैं तो कि भाई 30 मई की मेन जो इम्पोर्टेंट जो सीएम साहब से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं अपन। मुख्यमंत्री ने कहा, ईमानदारी और पारदर्शिता ही सुशासन की पहचान है और प्रदेश के शहरों को स्वच्छता में अग्रणी बनाना हमारा लक्ष्य है। तो राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन का नवम महाधिवेशन और अमृत 2.0 के तहत प्रदेश में चल रहे 11,560 करोड़ के काम मुख्यमंत्री द्वारा किए गए। तो पहले तो देखते हैं कि ईमानदारी और पारदर्शिता ही सुशासन की जो पहचान उन्होंने कहा है, इसमें उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। फिर उसके बाद इधर अमृत 2.0 का जो मिशन है, इस पर 2.0 का जो मिशन उस पर आते हैं। तो इधर आ जाओ। पहले इसमें है आपके यहाँ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को पूरा करने में कार्मिकों की अहम भूमिका है। ईमानदारी और पारदर्शिता से किया गया कार्य ही सुशासन की पहचान बनता है। इसलिए जनता को समय पर सेवाएं देकर कार्य संस्कृति को मजबूत बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। शर्मा ने आह्वान किया कि कार्मिक अपनी सेवा में पूर्ण शुचिता को अपनाएं और भ्रष्ट आचरण के दलदल से दूर रहकर जन सेवा के ध्येय को और अधिक मजबूत बनाएं। मुख्यमंत्री शनिवार को जयपुर के आरआईसी में आयोजित राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के नवम अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा के मूल मंत्र पर चलते हुए हमने 103 अधिकारियों को निलंबित किया है और 6 अफसरों को सेवा से बर्खास्त किया है और 11 जो आपके भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी आजीवन पेंशन पर रोक लगा दी है। रिश्वत ट्रैप पद का दुरुपयोग आय से अधिक संपत्ति प्रकरणों के 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी गई है और भ्रष्ट निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत 37 अन्य प्रकरणों में भी कठोर कार्रवाई की है। स्वच्छता और बेहतर नागरिक सुविधाएं शहर की पहचान होती हैं। प्रदेश के शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में नगर पालिका कर्मचारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जो हर समय जनता की सेवा में जुटे रहते हैं। सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने पूरे देश में 16वां स्थान प्राप्त किया। वहीं 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में उदयपुर 13वें स्थान पर रहा। हमें प्रदेश के शहरों को स्वच्छता में देश में अग्रणी बनाने के लक्ष्य के साथ काम करना होगा। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी की स्वच्छ भारत मिशन की पहल देश में आज जन आंदोलन बन चुकी है। ठीक है, जन आंदोलन बन चुकी है। ये हमारे सीएम साहब हैं, हाथ में ये पुस्तिका है। ठीक है, हाँ। तो सुनो, इस अभियान के माध्यम से लोगों की स्वच्छता की आदतों में बदलाव आया है। ठीक है, लोग स्वच्छ रहना पसंद करते हैं। वहीं घर घर में शौचालय बनवाकर हमारी माता बहनों के जीवन को एक गरिमा प्रदान की गई है। और साथ ही शहरों में अच्छे बुनियादी ढांचे और नागरिक की सुविधाओं के विकास के लिए स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश भर में जल संचय जन भागीदारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को सशक्त बनाने के क्रम में राज्य में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी वंदे गंगा जल संरक्षण मिशन जल अभियान जो है संचालित किया जा रहा है। हमारी सरकार ने हरियाणा और राजस्थान अभियान में अभी तक प्रदेश में लगभग 20 करोड़ पौधे लगाए हैं और इस वर्ष भी लगभग 10 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य तय किया गया है और इसके तहत प्रदेश में पहली बार चंदन वन भी विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से ऊर्जा की बचत और मितव्ययिता को अपनाने का आह्वान किया है और जिसमें हम सभी अपना सहयोग दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार तकनीकी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आगे बढ़ते हुए स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित शहरों के निर्माण के लिए कार्य कर रही है। इसी दिशा में पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज तथा डिजिटल नगर सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। अमृत 2.0 के तहत 11,560 करोड़ रुपए की धनराशि से राज्य के 200 शहरों और कस्बों में 363 परियोजनाओं पर काम हो रहा है। शहरी क्षेत्रों के लिए नई टाउनशिप नीति 2024 लागू की गई है। हमारा लक्ष्य है कि शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ ही आधुनिक सफाई व्यवस्था और ठोस कचरा प्रबंधन सुदृढ़ हो। आमजन का सबसे पहला और सीधा संपर्क नगर निकाय के कर्मचारियों से होता है। ये कर्मचारी पेयजल, सड़क से लेकर सीवर, पार्कों का रखरखाव, अग्निशमन और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के माध्यम से जनता के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि राजस्थान के विकास के लिए पानी और बिजली के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं को आधारभूत धरातल पर उतारा जा रहा है। राजस्थान के तहत लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने
SIT और AGTF का गठन किया है। प्रदेश में पेपर लीक पर लगाम लगाई तथा युवाओं को निरंतर नौकरी के अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी कल्याण स्मारिका का विमोचन हम करेंगे, तो उन्होंने करा, मतलब करेंगे क्या, मतलब उन्होंने कहा नहीं, मतलब विमोचन करा। तो मुख्यमंत्री ने कर्मचारी कल्याण स्मारिका का विमोचन किया। तो देखो ये विमोचन यही हो रहा है, मैं सोच रहा था क्या है, ये तो यही है ना, ये जो है ना, ये वाली है स्मरण विमोचन स्मारिका, ठीक है। देखो, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में एक किसान पुत्र का नेतृत्व प्राप्त हुआ है और जिन्होंने किसानों के कल्याण और प्रदेश के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सहायता के साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों की सम्मान निधि में वृद्धि की है। मुख्यमंत्री लगातार गांवों और शहरों में जाकर आमजन से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एवं हरियालो राजस्थान के माध्यम से प्रदेश को हरा भरा कर बनाने तथा जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास, सुशासन और जन कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जल प्रबंधन, ऊर्जा, युवाओं के हित, कर्मचारी कल्याण और आधारभूत संरचना के विकास जैसे क्षेत्र में राज्य सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रदेश विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की ओर दृढ़ता से अग्रसर है। अब बात करते हैं कि ई वेस्ट से सर्कुलर इकोनॉमी की ओर बढ़ता हुआ हमारा राजस्थान। देखते हैं क्या सिस्टम है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं और भारत के विकास और डिजिटल प्रगति में भी इन उपकरणों की महती भूमिका है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में इनका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन तकनीकी तेजी से बदलने के कारण ई वेस्ट की समस्या उत्पन्न हो गई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई वेस्ट पैदा करने वाला देश बन गया है। ई वेस्ट का अधिकृत ई वेस्ट प्रोसेसिंग इकाइयों द्वारा निस्तारण नहीं होने से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। इसी चुनौती को देखते हुए राजस्थान सरकार ई वेस्ट प्रबंधन को बढ़ावा दे रही है। स्वच्छ पर्यावरण और सतत विकास की दिशा में सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने 5 जून 2025 को 11 ई वेस्ट संग्रहण वाहनों को रवाना किया था। ठीक है, पहले एक बातें बताई जा रही हैं। और राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2023 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं एक बार के लिए। कि राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2023 का मुख्य लक्ष्य ई वेस्ट के सुरक्षित संग्रहण, पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक निस्तारण को सुनिश्चित करना है। इसके तहत ई वेस्ट के संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, पुनर्चक्रण और निस्तारण की समग्र प्रणाली का विकास, अधिकृत ई वेस्ट संग्रह केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहन, ई वेस्ट रिसाइकलिंग क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसरों का सृजन, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना, जिम्मेवार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन और जन जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए नागरिकों, उद्योगों, स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन का प्रावधान किए गए हैं। ई वेस्ट आधुनिक तकनीकी युग की एक गंभीर और तेजी से बढ़ती हुई चुनौती है। इसके प्रभावी प्रबंधन के बिना ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक गहन संकट बन सकता है। इसके निस्तारण और प्रबंधन की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं बल्कि यह एक सामूहिक दायित्व है और नैतिक कर्तव्य है, जिसमें उद्योग समुदाय और प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। इलेक्ट्रिकल उपकरणों के उपयोग को कम करने, उनकी जीवन अवधि बढ़ाने और अंत में उचित रिसाइकलिंग को प्राथमिकता देनी होगी। ई वेस्ट के प्रबंधन की दिशा में यही कदम हमारी भावी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित कर पाएगा। तो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कुछ कहा है, वो देखते हैं क्या कहा है। देखो, प्रकृति का संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं है बल्कि एक महती आवश्यकता है। पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए हमें पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाना चाहिए और जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके, प्लस हमारी जो आगामी जो पीढ़ियां हैं उनको भी हम स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वच्छ धारा का उपहार दे सकें। ठीक है, तो निस्तारण में राजस्थान की प्रतिबद्धता 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य पूरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रेरणादायी नेतृत्व में राजस्थान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। वर्ष 2025-26 में राज्य ने हरियालो राजस्थान महाअभियान के तहत 10 करोड़ से अधिक पौधारोपण के लक्ष्य को पूरा किया है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ई वेस्ट के निस्तारण में भी राज्य प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है और राजस्थान सरकार द्वारा 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस
को राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन जो पॉलिसी है, नीति है, वो लागू की थी 2023 वाली। उसकी घोषणा की थी उस टाइम पर 5 जून को, जो कि उस टाइम पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उस टाइम पे क्या, वो तो अभी भी है। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है तुम्हारा 25 मई से लेकर के और 5 जून तक है। और ये चल रहा है तुम्हारा वाला वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो भी है। तो इसमें आपको 25 जो मई से शुरू हुआ था, 25 मई फिर बता देता हूँ। 25 मई को गंगा दशमी से जो मेला है अपना भरतपुर में जो लगता है गंगा दशमी वाला, उससे स्टार्ट करा इन्होंने। और इसको 5 जून को ये चलेगी, 5 जून तक। 5 जून को अपना विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में बढ़ते ई वेस्ट की चुनौती से निपटना और इसके प्रबंधन के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना है। इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने 7 संभागीय मुख्यालयों और औद्योगिक शहरों में ई वेस्ट संग्रहण के लिए 11 ई वेस्ट संग्रहण वाहनों को रवाना किया। वेस्ट ना कि बेस्ट। साथ ही राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा समय समय पर ई वेस्ट से जुड़े विभिन्न स्टेक होल्डर्स जैसे रिसाइकलर्स और रिफर्बिशर्स और ई कचरा पुनर्चक्रण उद्योग करने वाले उद्यमियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन भी किया है या किया जाता है। तो भारत में ई वेस्ट की स्थिति क्या है, तो वैश्विक स्तर पर भारतीय ई वेस्ट के उत्पादन में शीर्ष 3 देशों और चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद उसमें शामिल है। और वर्ष 2024 में राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 5 वर्षों में ई वेस्ट के उत्पादन में भारी वृद्धि देखी गई, जो 2019 से 20 में 1.01 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 1.751 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, बेंगलुरु और चेन्नई में ई कचरे की समस्या सबसे अधिक देखी जा रही है। भारत में ई वेस्ट के बढ़ते दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा ई वेस्ट प्रबंधन नियम 2022 और 2024 लाए गए हैं। इसके तहत विस्तारित उत्पादन उत्तरदायित्व के ई वेस्ट के जो वैज्ञानिक हैं, पुनः उपयोग, रिसाइकल और रिफर्बिशिंग के महत्व, सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में कदम बढ़ाने जैसे विषयों पर जोर दिया गया है, ताकि उद्योगों द्वारा ई वेस्ट से उत्पन्न पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को नियंत्रित किया जा सके। खराब इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उपकरणों को आमतौर पर लोग कबाड़ी द्वारा घरेलू कचरे के साथ निस्तारित कर देते हैं, जिससे ई वेस्ट अनाधिकृत व्यक्तियों तक पहुंच जाता है। इनके द्वारा ई वेस्ट को गैर वैज्ञानिक रूढ़िवादी तरीकों से प्रोसेस किया जाता है। ई वेस्ट में हानिकारक धातुओं जैसे सीसा या पारा, निकल, क्रोमियम, आर्सेनिक जैसे कई प्रकार के विषैले रसायन मौजूद होते हैं। अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा ई वेस्ट को जलाने अथवा एसिड से धोने पर हानिकारक धातुओं और विषैले रसायन वायु एवं जल के साथ प्रवाहित होते हैं और उत्सर्जित होकर मिट्टी, जल और वायु को प्रदूषित कर देते हैं। ये प्रदूषक तत्व खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्य के शरीर में पहुंचकर और तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र से संबंधित रोगों और कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं या उनका कारण बनते हैं। ई वेस्ट क्या है, तो ई वेस्ट उन सभी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कहा जाता है जो अपने जीवन चक्र के अंत में पहुंच चुके होते हैं, और इसमें बड़े घरेलू उपकरण जैसे वॉशिंग मशीन हुई, एयर कंडीशनर हुआ, टीवी से लेकर छोटे उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ, आपका चार्जर हुआ, आपका कीबोर्ड हुआ, यूएसबी ड्राइव और आपके जो सीडी प्लेयर शामिल है। इसमें जिम्मेदार नागरिक के रूप में भूमिका, ई वेस्ट का स्थायी निपटान आवश्यक है क्योंकि इसमें भारी धातुएं और विषैले रसायन होते हैं। हमारे घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नकारा खराब इलेक्ट्रिकल उत्पादों को कबाड़ी वाले अनाधिकृत व्यक्तियों को न देकर अधिकृत रिसाइकलर कलेक्शन सेंटर्स पर सुपुर्द किया जाना चाहिए। सामूहिक जन सहभागिता से निखर रहा जल संरचनाओं का स्वरूप। वाह, अच्छा देखो इसमें ना दीवार पे प्रिंटिंग कर दी है, इसकी जो वॉल है उसमें लोगों ने प्रिंटिंग करती है, उसमें लिखा है जल स्वावलंबन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 प्रथम चरण। ये रहा बंदे, ये रहा तुम्हारा बंदे गंगा जल संरक्षण मिशन है। वाह, क्या गजब का दृश्य है, मज़ा तो आता है। प्रकृति का तो रूप ही अलग है। तो क्या लिख रहा है इसमें, अच्छा सारी महिलाएं पानी लेके आई हैं ना, देखो उनके सिर पे रखा है घड़ा वगैरह जो भी है। अब है ना इसमें डालेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे यहाँ से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में संपूर्ण प्रदेश में चलाए जा रहे बंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2025 को लेकर आमजन की शानदार भागीदारी देखने को मिल रही है। मतलब एक तरह से पुराने दिनों की याद आ जाती है। पुराने दिनों में मतलब ऐसे एकता से मिलजुल के लोग रहते थे ना, तो वो चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो शनिवार को विभिन्न जिलों में जल संग्रहण, विकास एवं भू संरक्षण विभाग, पंचायत राज विभाग और स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से जल संरक्षण एवं पर्यावरण संवर्धन से जुड़ी विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया। बूंदी देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना जी ने लेसरदा गांव में अभियान के तहत प्राचीन जो बावड़ी है उसमें श्रमदान कर लोगों को स्वच्छता और जल संरक्षण का संदेश दिया। चलो, इधर डूंगरपुर जिले के ग्राम पंचायत चक्कम हुडी में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस दौरान मातृशक्ति द्वारा धूमधाम से कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही ग्रामीणों ने जल संचय के लिए प्रतिज्ञा ली। फलौदी अभियान के तहत जिला कलेक्टर ने आमजन के साथ पणिहारी तालाब पर खुदाई कार्य शुभारंभ करवाया। ये देखो जिला कलेक्टर हैं अपनी। चूरू जिले के बूटिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जल पूजन और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जल कलश यात्रा के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। ये देखो एक कलश है, दिख रहे होंगे तुमको, ठीक है। ये देखो एक कलश, इनके ऊपर नारियल रखा है, एक कलश है इनके ऊपर नारियल रखा है और ये लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, इधर आ जाओ हनुमानगढ़। जिला स्तरीय कार्यक्रम पोहड़का के राजकीय विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। इस दौरान अतिथियों एवं ग्रामीणों ने जल संरक्षण संरचनाओं का पूजन कर विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। तो ये आपके स्कूल में पौधारोपण किया गया है। ये वही वापस वही कलश वगैरह और ये इनके ऊपर नारियल वगैरह है, लिख भी रखा है संरक्षित। ठीक है, आ जाते हैं इधर। प्रदेश में डी रेगुलेशन फेज 1 की मासिक प्रगति रिपोर्ट जारी। राजस्थान में इज ऑफ डूइंग बिजनेस का बढ़ता ग्राफ। तो 6103 आवेदकों को एक माह में राज निवेश पोर्टल पर त्वरित मंजूरी और 1351 स्वीकृतियों के साथ जयपुर सबसे अव्वल, कोटा में 83.8 और हनुमानगढ़ में 82.5% स्वीकृतियाँ। राजस्थान इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देते हुए डी रेगुलेशन फेज 1 के तहत विकसित राजस्थान और राइजिंग राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ रहा है। राज निवेश पोर्टल एवं निरंतर सुधारात्मक प्रयासों के जरिए प्रदेश एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के तौर पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। मुख्य सचिव कार्यालय के तहत गठित डी रेगुलेशन सेल द्वारा जारी अप्रैल माह की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में राज निवेश पोर्टल पर 67.7% की स्वीकृति दर से प्राप्त 9010 आवेदनों में से 6103 की स्वीकृति के साथ उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान प्रदेश में जयपुर जिले का प्रदर्शन सबसे अव्वल रहा। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवासन ने उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रक्रियाओं के सरलीकरण, आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण तथा इज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं और जिनके अनवरत सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। राजस्थान निवेश पोर्टल के माध्यम से राज्य के प्रमुख निवेश केंद्रों के साथ साथ छोटे जिलों में भी व्यापक स्तर पर प्रकरणों का निस्तारण और स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं। इन्वेस्टर फ्रेंडली अप्रोच के साथ सतत संपर्क, समन्वय और विकेंद्रीकृत क्रियान्वयन की बदौलत राजस्थान डी रेगुलेशन फेज 1 में अनवरत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मुख्य सचिव कार्यालय के अंतर्गत गठित डी रेगुलेशन सेल द्वारा तैयार प्रदेश में निवेश प्रस्तावों के संदर्भ में मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है। आयुष, एग्रो प्रोसेसिंग, रक्षा और शिक्षा के जैसे उभरते क्षेत्रों में भी बढ़ रहा निवेशकों का रुझान। मुख्य सचिव कार्यालय के स्तर से हो रही है डी रेगुलेशन फेज 1 की सघन मॉनिटरिंग। प्रमुख शहरी एवं औद्योगिक जिलों की उल्लेखनीय सहभागिता। प्रगति रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2026 में राज्य में कुल आवेदन और स्वीकृतियों में जयपुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राज्य स्तरीय प्रगति में राज निवेश पोर्टल पर कुल 9010 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 6103 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार माह के दौरान प्रदेश की स्वीकृति पर 67.7% रही। जिलावार प्रदर्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जयपुर अग्रणी रहा और 1993 आवेदन वहाँ प्राप्त हुए। 1351 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से इसके अतिरिक्त जोधपुर, सीकर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, हनुमानगढ़, अलवर और चूरू, भीलवाड़ा जैसे प्रमुख शहरी और औद्योगिक जिलों में भी राज निवेश पोर्टल पर उल्लेखनीय सहभागिता दर्ज की गई।
इसके अतिरिक्त प्रमुख जिलों में जैसे कोटा हुआ और आपके हनुमानगढ़ में उच्च निस्तारण दक्षता प्रदर्शित करते हुए क्रम से लगभग 83.8% और 82.5% की प्रतिशत की जो है स्वीकृति दर की उपलब्धि हासिल की है। 12 बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, उदयपुर और जालौर जिलों में 70% से अधिक स्वीकृति दर्ज की गई है, जो जिलों की प्रशासनिक दक्षता और सेवा वितरण में सुधार को रेखांकित करती है। प्रमुख क्षेत्रों में निवेशकों का रुझान बढ़ा। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल माह में प्रदेश में आयुष, एग्रो प्रोसेसिंग, रक्षा और शिक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में भी विभिन्न जिलों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो राजस्थान में क्षेत्रीय विविधीकरण तथा निवेश अवसरों के विस्तार का संकेत है। सेक्टर वाइज प्रगति को देखा जाए तो पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में सर्वाधिक प्रस्तावित निवेश दर्ज किया गया, जिसमें जयपुर, उदयपुर, पाली, राजसमंद, सीकर और अन्य जिलों का प्रमुख योगदान रहा। इसके अतिरिक्त अलवर एवं कोटपुतली, बहरोड में इंजीनियरिंग, विभिन्न जिलों में नवीनीकरणीय ऊर्जा, अजमेर, भीलवाड़ा में वेस्ट मैनेजमेंट और जोधपुर में टेक्सटाइल क्षेत्र में भी निवेश रुचि परिलक्षित हुई। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। एक है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत राजस्थान के कुल 184 गाँवों का चयन किया गया। इनमें से किस जिले के सर्वाधिक गाँव 68 गाँवों को शामिल किया गया? जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर। कमेंट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 29 मई 2026 को बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल का उद्घाटन राजस्थान के किस वन क्षेत्र में किया गया? झालावाड़, नींदड़ या फिर माचे? ये मुझे लगता है कि ये मैंने कल ही बताया था आपको, शायद, तो आप आंसर दे सकते हैं इसका। औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के प्रावधानों के अनुसार निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए न्यूनतम कितना क्षेत्रफल होना आवश्यक है? 25 एकड़, 150 एकड़, 150 एकड़ या फिर तुम्हारा 150 एकड़, जो भी है कमेंट बॉक्स में आंसर देना। राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजममता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, प्रदेश के सभी नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता देना। पंच गौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत हनुमानगढ़ जिले की उपज कौन सी, ये भी आपको बताना पड़ेगा। किन्नू है, अमरूद है, शहद है, मूंग है, जो भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना। और पिछले वाले जो कल की थी हमारी, उसके आंसर ये हैं, तो आप हो सकता है तो यहाँ से आंसर ले लो, मैच भी करा सकते हो अगर आपने कमेंट बॉक्स में करें तो। चलो आगे मिलते हैं। राम राम।